बड़ी खबर यह कि कांजवाला कांड में एबीपी न्यूज की मुहिम का हुआ है बड़ा असर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब कर ली है। स्पेशल सीपी शालिनी सिंह की अगुवाई में एक टीम गठित कर दी गई है, जो जांच के बाद गृह मंत्रालय की रिपोर्ट भेजी जाएगी और उसके लिए स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ने देर रात ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। वारदात से जुड़ी 4 अहम जगहों पर जाकर तफ्तीश की। किशन विहार, कंझावला, कुतुबगढ़ के अलावा दिल्ली और सोनीपत को जोड़ने वाले रास्ते पर भी जांच की गई। रात करीब 12:30 बजे शालिनी सिंह सबसे पहले सुल्तानपुरी में उस जगह पहुंची जहां स्कूटी और आरोपियों की कार की टक्कर हुई थी। यहां उन्होंने क्राइम स्पॉट का जायजा लिया। शालिनी सिंह के अंडर एक कमेटी बनाई गई है और शालिनी सिंह खुद यहां पर मौके पर पहुंची हुई थी। किशन विहार में करीब 7 मिनट रुकने के बाद शालिनी सिंह पहुंची कंझावला, जहां युवती की लाश मिली थी। स्पेशल सीपी जो है शालिनी सिंह है, जिनके नेतृत्व में जो गृह मंत्रालय की ओर से टीम गठित की गई है, वो यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई हैं और जो जगह है उसका पूरी तरह से जायजा ले रही हैं। कंझावला के बाद शालिनी सिंह ने कुतुबगढ़ के उस इलाके का मुआयना किया जहां आरोपी कार को घुमा रहे थे। दिल्ली पुलिस की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि जो पूरी घटना हुई उसके जो सीन है उसे रिक्रिएट किया जाए, जिसके चलते जो गाड़ी है बेलिनो कार वो भी पहुंची हुई है। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच करके जो रिपोर्ट है उसे गृह मंत्रालय को सबमिट करें। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। शालिनी सिंह के इस मुआयने में सबसे खास बात यह थी कि उनके काफिले में एक बलेनो कार भी थी। जिस रास्ते से आरोपी आए गए थे उसी रास्ते से इस बलेनो कार को ले जाया गया था। कंझावला की सड़क पर एक और खड़ी है शालिनी सिंह और उनसे ठीक कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी है ये बेलेनो कार, जिसे क्राइम सीन को समझने के लिए खासतौर पर लाया गया था। दिल्ली पुलिस की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि जो पूरी घटना हुई उसके जो सीन है उसे रिक्रिएट किया जाए, जिसके चलते जो गाड़ी है बेलिनो कार वो भी पहुंची हुई है। पूरी जांच के दौरान शालिनी सिंह ने आरोपियों के रूट को ही फॉलो किया और उनके काफिले के साथ ये कार भी चलती रही ताकि मामले को सही से समझा जा सके। आपको बता दें कि आरोपियों के पास भी बेलिनो कार थी। जो कुतुबगढ़ है वहां पर भी ये टीम जो है वो पहुंची थी और पड़ताल करने के बाद यहां से अब फिलहाल वापस लौट रही है। इसके साथ जो है वो बेलिनो कार है वो भी है। लगातार जो सीन रिक्रिएशन की बात है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि तेज म्यूजिक और सड़क पर गड्ढों की वजह से उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि युवती की लाश गाड़ी से नीचे फंसी है। इसी थ्योरी की तह तक पहुंचने के लिए शालिनी सिंह बेलिनो कार लेकर पहुंची थी। कंझावला केस में सवाल उठ रहे थे कि दिल्ली पुलिस वारदात के इकलौते चश्मदीद का बयान दर्ज करने में देरी क्यों कर रही है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और अब बयान दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने चश्मदीद दीपक का बयान दर्ज किया। कार और शव देखने वाला पहला चश्मदीद है दीपक। करीब 2.5 घंटे तक चश्मदीद दीपक से पूछताछ हुई और बयान दर्ज किया गया। ने संपर्क नहीं किया पुलिस? नहीं, पुलिस की साइड से कोई संपर्क नहीं हुआ। आपका बयान लेने की? नहीं, कोई बयान लेने। वारदात हुई, मामला दर्ज हुआ, पुलिस ने तफ्तीश भी शुरू की, लेकिन वारदात के 36 घंटे बाद भी मुख्य चश्मदीद का बयान दर्ज ही नहीं किया गया। पुलिस की कार्रवाई के इस तरीके पर एबीपी न्यूज ने सवाल उठाए तो सोमवार रात 9 बजे के करीब दिल्ली पुलिस के अधिकारी कॉपी कलम लेकर दीपक की दुकान पर पहुंचे। फिर अपने साथ दीपक को लेकर सुल्तानपुरी थाने गए, जहां 2.5 घंटे तक उससे वारदात से जुड़ी पूछताछ हुई और बयान दर्ज किया गया। दीपक के मुताबिक उसने पुलिस के सामने वही बातें दोहराई जो एबीपी न्यूज को बताई थी। दीपक ने आरोपियों के कार से बार बार चक्कर लगाने का बयान भी दर्ज कराया। दीपक वो पहला चश्मदीद है जिसने आरोपियों की कार और उसके नीचे फंसी युवती की लाश को देखा था। दीपक ने ही पुलिस को मामले की जानकारी दी थी और वारदात वाली जगह पुलिस के पहुंचने तक आरोपियों की कार का पीछा किया था। इसलिए इस मामले में दीपक की गवाही बेहद अहम है। और देखिए, इस मामले में पहले पुलिस पर देरी करने का आरोप लग रहा था, लेकिन अदालत से आरोपियों की रिमांड मिलते ही दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन मिली सिर्फ 3 दिन की। जांच टीम के सामने अब चुनौती कम वक्त में जांच पूरी करने की है, इसलिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। वारदात के वक्त आरोपी नशे में धुत थे या नहीं, इसका पता लगाने के लिए जांच टीम ने आरोपियों के ब्लड सैंपल दिए हैं।
खून के नमूनों को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस की कोशिश पूरी वारदात को वैज्ञानिक सबूतों के साथ अदालत में पेश करने की है। 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कोर्ट में रिपोर्ट चार्जशीट सबमिट करेगी। तो फिजिकल एविडेंस हैं, ओरल एविडेंस हैं, सीसीटीवी बेस्ड जो एविडेंस हैं, सारे एविडेंस के आधार पर हम जो अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। पुलिस सख्त से सख्त सजा दिलाने का भरोसा दे रही है, लेकिन वारदात की रात हुई पुलिस लापरवाही के विरोध में कई लोगों ने सुल्तानपुरी थाने का घेराव किया। परिवार के करीबी मांग कर रहे हैं कि हत्या और रेप की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज हो। पुलिस ने कोऑपरेट किया, उसने कहा आप बयान लीजिए और बयान ले लिया गया है। 376 और 302 ऐड ऑन किया है। पुलिस अब बहुत जल्द आरोपियों को कंझावला ले जाकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर सकती है। देखिए, पुलिस रिमांड में आरोपियों ने वारदात से जुड़ी मिनट टू मिनट डिटेल दी। उनके इन बयानों को पुलिस वेरीफाई कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने 31 दिसंबर से 1 जनवरी की दरमियानी रात का पूरा ब्यौरा पुलिस को दिया है। इसमें उन्होंने एक्सीडेंट से लेकर कंझावला तक जाने और फिर लौटने की हर जानकारी दी है। आरोपियों का दावा है कि वो न्यू ईयर की पार्टी के लिए मूर्थल गए थे। मूर्थल में बहुत भीड़ होने की वजह से खाना नहीं मिला, जिसके बाद पांचों आरोपी दिल्ली की तरफ लौटे। आरोपियों ने पीरागढ़ी के पास खाना खाया। मूर्थल जाने और लौटने के दौरान पूरे रास्ते आरोपियों ने शराब पी। 5 लोगों ने मिलकर करीब 2.5 बोतल शराब खत्म की। यानी कि युवती की स्कूटी से जब आरोपियों की बलेनो कार से टकराई तब वो नशे में थे। आरोपियों का दावा है कि जल्दबाजी में उन्होंने गाड़ी बैक की। इस दौरान गाड़ी से कुछ आवाज आ रही थी। सूत्रों के मुताबिक गाड़ी चलाने वाले को लगा कि गाड़ी में कुछ फंसा है, लेकिन बाकी चारों आरोपियों ने गाड़ी चलाते रहने के लिए कहा। गाड़ी जब किसी मोड़ पर घूमी तब ड्राइवर के बगल में बैठे मिथुन को लड़की का हाथ दिखा। आरोपियों ने गाड़ी रोकी तो युवती का शव नीचे गिर गया। लाश देखते ही आरोपी वहां से फरार हो गए। आरोपियों के इन बयानों को पुलिस वेरीफाई कर रही है। कंझावला कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। खबर यह कि मृतक लड़की का आज अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि कल देर शाम शव का पोस्टमार्टम हुआ था। अब उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शायद थोड़ा वक्त लगे, लेकिन इस बीच खबर यह है कि आज शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ सकती है, जिससे यह काफी हद तक क्लियर हो सकता है कि महज एक हादसा था या फिर हत्या की गई। युवती का शव कंझावला के जौनती गांव की सड़क पर मिला था, जहां सोमवार को एक फॉरेंसिक टीम पहुंची और उन्होंने सड़क से कुछ बल्क सैंपल इकट्ठा किए। दिल्ली सरकार के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर आई हुई है और इस समय अपना काम कर रही है। इससे पहले फॉरेंसिक टीम ने आरोपियों की कार और पीड़िता की स्कूटी की जांच की। सूत्रों के मुताबिक एफएसएल टीम को कार के अंदर से खून का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन गाड़ी के नीचे खून के धब्बे जरूर मिले। और हमारी जो डायरेक्टर मैडम ने आदेश दिए कि इस केस को जल्दी से करना है। जितने भी एग्जिबिट मिले हमने कलेक्ट करके पुलिस को दे दिए। ये जांच जब चल रही थी, उसी दौरान दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में युवती का पोस्टमार्टम चल रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों डॉक्टर के पैनल ने पोस्टमार्टम किया, जिसकी अगुवाई एलएनजेपी अस्पताल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड कर रहे थे। इस पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जो है रेप सिद्ध होगा, बट मुझे ये लगता है कि मर्डर जो है उसको सिद्ध होने में कोई किसी तरीके की जरूरत नहीं है। मृतक युवती का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कंझावला कांड में। नया खुलासा यह कि लड़की के साथ स्कूटी पर एक और लड़की सवार थी। हादसे में दूसरी लड़की को भी चोट आई और हादसे के बाद वो अपने घर चली गई। ये बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि स्कूटी पर युवती के साथ एक दूसरी लड़की भी सवार थी और इस हादसे में उसको चोट आई है और चोट लगने के बाद हादसे के बाद वो अपने घर चली गई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, ये बहुत बड़ा खुलासा है, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल पुलिस की तफ्तीश जैसे ही आगे बढ़ी, बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है। पुलिस ने जब जांच की, पूरा रूट मैप था, कॉल डिटेल सब निकाली, तब उसको पता चला कि जो पीड़ित लड़की है उसके साथ स्कूटी पे उसकी एक और दोस्त मौजूद थी जिस समय एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद वो लड़की भी सड़क पर गिर गई थी, लेकिन जो पीड़िता थी ये गाड़ी के एक्सेल में फंस गई और उसके बाद ये इसको ड्रैग करते हुए चले गए। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस लड़की ने बाद में पुलिस से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं करा। पुलिस भी पिछले 2 दिनों से इस बात से अनजान थी कि जो पीड़ित जो तक लड़की है उसके साथ उसकी कोई
दोस्त भी मौजूद थी। अब पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने जब इसके बयान दर्ज किया तो सूत्र ये बता रहे हैं कि इसने ये बात भी बताई है कि उस रात ये अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी से वापस लौट रही थी। उसके बाद अभी पूरा हादसा कैसे हुआ, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, बेहद अहम कड़ी ये पुलिस की जांच में अब सामने आ गई है, जिसके बयान पुलिस दर्ज कर रही है और उससे ही पूछताछ के बाद पूरा घटनाक्रम जो है साफ हो पाएगा और ये पता चल पाएगा कि ये एक्सीडेंट था तो अगर कैसे हुई एक्सीडेंट और किस तरीके से जो मृतक लड़की है वो छुट्टी चली गई, ये लड़की कहाँ थी, ये उसके बाद इसने क्यों पुलिस के सामने अपने बयान दर्ज नहीं कराए, क्यों ये पुलिस के सामने। लेकिन सवाल तो ये भी यहाँ पर ये उठता है कि दिल्ली पुलिस अपने आप को इतनी मुस्तैद बता रही थी इस पूरी जांच करने के दौरान, और अब इतने वक्त गुजरने के बाद पुलिस को मालूम पड़ता है कि लड़के के साथ कोई और लड़की भी मौजूद थी। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं पुलिस अपनी जांच में खुद ही अब फंसती हुई नजर आ रही है। जैसे पुलिस ने शुरुआत में कुछ ही घंटों बाद इसे एकदम सिंपल एक्सीडेंट का मामला बताया और अब जब पुलिस के ऊपर दबाव बना, पुलिस ने पड़ताल करी तो अब ये लड़की सामने आई है। इसी से साफ है कि पुलिस की जांच शुरू से किस तरीके से दिशाहीन थी। पुलिस मामले को कितना हल्के में लेकर चलते हुए सिर्फ एक निष्कर्ष पर तुरंत जाना चाहती थी और इसे सिंपल एक्सीडेंट का नाम देना चाह रही थी, जबकि हालात और जो स्थितियां वो अपने आप में कुछ और बयां कर रही थी। और अब जिस तरीके से जांच में लड़की सामने आई है तो पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि कई नए मोड़ इस पूरे मामले के अंदर सामने आ रहे हैं और इससे साफ ये पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस ने बिना पड़ताल करे किसी, यानी कि शुरुआत से ही वरुण इस पूरे मामले को लेकर जांच को रफा दफा करना चाहती थी। पुलिस अपना फेस सेव करने की कोशिश में थी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इस पूरे खुलासे पर आगे भी नजर रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और यहाँ पर ये बड़ा खुलासा कंझावला कांड में आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि हादसे के दिन उस लड़की के साथ एक और लड़की उसकी साथी मौजूद थी। जब एक्सीडेंट हुआ तो लड़की जो दूसरी साथी थी वो वहां से अपने घर चली गई, और जबकि अब पुलिस उस लड़की के बयान दर्ज कर रही है। तो वहीं पहले कहा जा रहा था कि आरोपियों ने युवती के शव को 8 किलोमीटर तक घसीटा, लेकिन अब पुलिस ये कह रही है कि करीब 12 किलोमीटर तक उसे घसीटा गया, जिसकी वजह से शरीर का पिछला हिस्सा बुरी तरह कटकर सड़क पर बिखर गया था। इंसान साइकिल से सड़क पर गिर जाए तो हाथ से लेकर पैर तक खरोंच आ जाती है, तो अंदाजा लगा लीजिए कि 12 किलोमीटर तक घसीटे जाने के बाद युवती के शरीर की क्या दुर्गति हुई होगी। और आरोपियों ने ऐसा अनजाने में किया या जानबूझकर, इसी का पता लगाने और आगे की कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस फॉरेंसिक और लीगल टीम की मदद ले रही है। कस्टडी में आरोपियों की पूछताछ के साथ सबूतों को मिलाकर देखा जा रहा है। सीसीटीवी तस्वीरों और एफएसएल को मिले सबूतों को जोड़कर वारदात की टाइमलाइन बनाई जाएगी। अभी इनकी जो स्टोरी है उसको हमें वेरीफाई करना बाकी है। युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, उसी के आधार पर आगे की जांच होगी। पुलिस का दावा है कि वो पीड़ित परिवार के भी लगातार संपर्क में है और जांच से जुड़ी हर जरूरी जानकारी उन्हें दी जा रही है। उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है। और देखिए, अब कंझावला वारदात पर राजनिवास और आम आदमी पार्टी भी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। सोमवार दोपहर आप कार्यकर्ताओं ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया तो शाम को उपराज्यपाल ने बयान जारी कर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नारेबाजी, हंगामा और उसे रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई। कंझावला कांड के नाम पर यह सब कुछ उपराज्यपाल की दहलीज पर किया गया। आम आदमी पार्टी की दलील है कि पूरे मामले की जिम्मेदारी उपराज्यपाल की है, इसलिए पद पर बने रहने का उनका नैतिक हक नहीं। पुलिस सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस सीधा सीधा एलजी साहब के अंडर आती है। एलजी साहब को तुरंत केंद्र सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। 2 दिन पहले आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक ट्वीट में पूछा था कि एलजी साहब दिल्ली के कितने थानों में गए हैं। इन आरोपों के जवाब में राजभवन की तरफ से बयान जारी किया गया है। कहा गया है कि 31 तारीख को ही नहीं, एलजी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए रोज सड़कों पर निकलते हैं। यहाँ तक कि 1 जनवरी को जब से मामला प्रकाश में आया है, एलजी सक्रिय है। सौरभ भारद्वाज को पहले सोचना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए, क्या एलजी 8 दिनों के लिए एक अनौपचारिक छुट्टी पर जाने से कहीं बेहतर नहीं कर सकते, जो कि उनके बॉस और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया। कंझावला वारदात के बाद राजभवन और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार रोजाना बढ़ रही है।
दिल्ली के कंझावला में हुई वारदात को लेकर दिल्ली पुलिस लगातार सवालों में है, लेकिन क्यों, ये समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। अब से कुछ घंटे पहले रात के करीब 3 बजे एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने दिल्ली के किशन विहार से कंझावला तक ये जानने के लिए सफर किया कि कानून के रखवाले कितने सक्रिय हैं। किशन विहार से कंझावला तक की दूरी 14 किलोमीटर है। हमारा आधा सफर खत्म हो गया, लेकिन राजधानी की सड़कों पर हमें एक भी पीसीआर गाड़ी नहीं दिखी। पीसीआर की जो गाड़ी है वो रास्तों पर नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल सुनसान रोड है, गहरा सन्नाटा है, हर ओर पसरा हुआ है। अगर इन सुनसान रास्ते पर अगर कहीं कोई घटना घटती है, कोई भी हादसा होता है, तो जो पीसीआर की गाड़ी है उसको अगर सूचना भी दी जाएगी तो वो यहाँ तक नहीं पहुँचने में उसे काफी ज्यादा समय लगेगा। सफर जब आधे से ज्यादा खत्म होने लगा तो कंझावला की मंजिल करीब आने लगी। उस दौरान हमें 2 पीसीआर गाड़ी नजर आई, पुलिस की गश्त दिखी। एक गाड़ी हमें यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर मिली थी, तो एक गाड़ी यहाँ पर बाईं ओर साफ तौर पर खड़ी नजर आ रही है, दूसरी गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी नजर आ रही है। और पीड़ित परिवार ने सरकार से इंसाफ की मांग की है। पीड़ित परिवार को अब भी शक है कि उनकी बेटी के साथ रेप की वारदात हुई है। इस मां की सिसकियां रुकने का नाम नहीं ले रही। बेटी का जिक्र जब भी आता है आंसुओं की धार फूट पड़ती है, क्योंकि इस बदनसीब की बेटी के हिस्से में ऐसी मौत आई जिसे सोचने भर से शरीर सिहर उठता है। बेटी अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसके गुनहगारों को कड़ी सजा मिले, यही मां की मांग है। इंसाफ की अपील है और कोई अपील नहीं है। इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, और जैसे मेरे बच्ची के साथ मारपीट करी है ऐसी उन लड़कों के साथ भी हो। मृतक युवती की दादी को लगता है कि उनकी बेटी के साथ पहले रेप हुआ, फिर उसे मौत के घाट उतारा गया। पहले उसके साथ सब कुछ किया है, फिर उसको डाल दिया, बोल दिया एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होता तो कहीं गाड़ी मिली है और कहीं बॉडी मिली है। उसने उसके साथ गलत काम किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी का हो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी दोषियों के लिए फांसी की मांग की है। चाहे जितने भी रसूख वाले क्यों ना हो, जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ये तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम्स में आता है, ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो वहीं 5 आरोपियों में से एक मनोज मित्तल की भूमिका को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात करीब 2 बजे मनोज मित्तल अपने घर के पास ही दिखा था। ये है एक्सीडेंट वाली जगह और ये है मनोज मित्तल की दुकान। इन दोनों जगहों के बीच की दूरी 100 से 150 मीटर के करीब है, यानी कि वारदात मनोज मित्तल की दुकान के पास ही हुई। और इलाके के जिम चालक अंकुर की माने तो रात करीब 2 बजे मनोज की गाड़ी दुकान के पास ही दिखी थी। बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट जो हुआ है जोंती में वो 3:30 बजे 4 बजे के करीब हुआ है, लेकिन 2 बजे गाड़ी उनकी जो मनोज मित्तल जो गाड़ी दिखाई जा रही है वो 1:54 पे उसकी फुटेज आ रही है, गाड़ी की वीडियो भी है, वो यहाँ पाई गई है। कंझावला में जब चश्मदीद दीपक ने आरोपियों की कार देखी थी उस वक्त रात के 3:20 हो रहे थे। मतलब ये कि युवती के शव को आरोपियों ने करीब 1.5 घंटे तक सड़क पर घसीटा। मनोज मित्तल की दुकान के आसपास पूछताछ पर पता चला कि उसे बीजेपी की तरफ से 30 दिसंबर को ही मंगोलपुरी वार्ड नंबर 42 का ही सह संयोजक बनाया गया था, जिसकी बड़ी बड़ी ब्रांडिंग उसने सुल्तानपुरी थाने के पास की थी। बीजेपी में सर उसी के उपलब्ध में ही बता रहे हैं कि ये मतलब उस दिन इन्होंने कोई पार्टी वोटी करी है, उसके उपलब्ध में ये गए थे लोग। इलाके में मनोज मित्तल की 2 दुकानें हैं। मनोज किराए के घर में रहता था। और एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, कंझावला कांड में एक बड़ा अपडेट जो नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खुलासा हुआ है कि उस वारदात की रात लड़की के साथ स्कूटी पर उसकी एक और दोस्त, एक और लड़की स्कूटी पर सवार थी उसके साथ। लेकिन सूत्रों के हवाले से अभी ये जानकारी मिल रही है, हादसे में उस लड़की की दोस्त को भी चोट आई है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो अपने घर चली गई। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर ये नया खुलासा सूत्रों के हवाले से हुआ है कि वारदात की रात लड़की अकेले स्कूटी पर सवार नहीं थी, उसके साथ स्कूटी पर एक और लड़की भी सवार थी। उस एक और लड़की तक पुलिस पहुंच चुकी है, उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। वारदात की रात को क्या हुआ था, वो दोनों कितना वक्त साथ रहे, हादसे के दौरान क्या हुआ था, इन तमाम चीजों को लेकर उस लड़की से जानकारी हासिल की जा रही है। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कंझावला कांड से जुड़ी हुई यहाँ एक खुलासा हुआ है। कॉल डिटेल ट्रेस करके ये जानकारी पुलिस को मिली है, जो सूत्र बता रहे हैं कि वारदात की रात लड़की अकेली स्कूटी पर सवार नहीं थी।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक ये कहा जा रहा था, जो फुटेज सामने आई थी कि लड़की अकेली थी उस वारदात की रात, वो स्कूटी से अपने काम से घर लौट रही थी। लेकिन अब ये जानकारी मिली है, रूट ट्रैक करने के बाद जो सूत्र बता रहे हैं, सोर्सेस के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि वारदात की रात लड़की अकेले नहीं थी, स्कूटी पर उसके साथ एक और लड़की सवार थी। न्यूज एंड व्यूज में अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जो आज यूपी में एंटर करेगी, यूपी में दाखिल होगी। यूपी वो राज्य है जहां नेहरू गांधी परिवार के बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ा और जीतकर प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज की तारीख में यहां कांग्रेस का सिर्फ एक सांसद है, इसीलिए यूपी कांग्रेस ने अब कमर कस ली है। अब से थोड़ी देर बाद सुबह 10 बजे दिल्ली के मरघट हनुमान मंदिर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी के लिए बढ़ेगी। दोपहर करीब 12 बजे गाजियाबाद के लोनी के रास्ते से राहुल की यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी और लगभग 120 किलोमीटर का फासला तय करते हुए 5 जनवरी को हरियाणा के लिए निकल जाएगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद के लोनी में पहुंच रही है और लोनी की आपको तस्वीर दिखाते हैं कि जहां पर भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी, लोनी में यहां पर एक टेंट लगाया गया है और जो लोग हैं दूर दराज से जो इस भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचेंगे, उनको रुकने की जो व्यवस्था है वो आपको दिखा रहे हैं। यूपी में कांग्रेस पार्टी के सामने वजूद का संकट है। राहुल गांधी खुद अमेठी में लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में यूपी में राहुल की इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के बड़े नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। भीड़ ज़्यादा होती है और राहुल जी निकलते हैं, वो चाहते हैं कि लोगों तक पहुंच जाएं, मिल लें, तो उसमें समस्या तो होती है, हमारे लिए भी होती है, सरकार के लिए भी होती है। अब हमको समन्वय बनाकर रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात यूपी की कर लेते हैं। यूपी पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने अखिलेश यादव को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भेज दिया है। अखिलेश के शामिल होने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और बीजेपी दोनों पर हमलावर है। इस ट्वीट से इतना तो साफ हो गया कि कांग्रेस ने एसपी चीफ अखिलेश यादव को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा है। लेकिन अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होंगे, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि बीते एक हफ्ते में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच विचारधारा को लेकर छींटाकशी खूब हुई है। उधर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में एंट्री लेती उससे पहले ही बीजेपी ने शब्द बाण चलाने शुरू कर दिए हैं। चिट्ठी लिखकर उनको बधाई दे देना, और जबकि अखिलेश यादव जी ने 2017 में उनके साथ गठबंधन किया था, उनको स्वागत ही करने चले जाते, नहीं जा रहे हैं क्योंकि दोनों को एक दूसरे से डर है। यूपी के पूर्व सीएम मायावती ने भी ट्वीट करते हुए राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। लेकिन यूपी बीजेपी का दावा है कि विपक्ष के लिए अब कोई वैकेंसी नहीं है। यात्रा कर रहे हैं, लोकतंत्र है, वो अपनी यात्रा करेंगे, लेकिन इससे पहले उन्होंने बहुत प्रयास किया है। जब इस यात्रा के बाद वो विचार करेंगे, मंथन करेंगे, तो उन्हें शून्य नजर आएगा। और न्यूज एंड व्यूज में अब खबर पाकिस्तान से। देखिए, पाकिस्तान के एक स्टेडियम का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वहां कोई क्रिकेट मैच नहीं चल रहा, कोई सियासी रैली नहीं चल रही, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद 30,000 से ज्यादा की भीड़ वहां पर दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की बदनामी होगी नहीं, हो चुकी है, लेकिन बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। पाकिस्तान की फजीहत इस्लामाबाद में इस भीड़ ने कर दी। स्टेडियम में ये कोई मैच नहीं चल रहा, इस्लामाबाद पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती चल रही है। पोस्ट महज 1600 हैं और इम्तिहान देने 30 से 40 हजार पाकिस्तानी आए हैं। मुल्क में बेरोजगारी का ये विस्फोट पाकिस्तानियों के होश उड़ा रहा है। 1667 असामियां पूरा पाकिस्तान ही इम्तिहान देने आ गया। ये कोई मैच नहीं हो रहा। जब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तमाम नशिस्तें कम पड़ गई तो कुछ उम्मीदवारों को ग्राउंड में बिठाना पड़ा। चंद नशिस्तों के लिए इतने उम्मीदवार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी कितना बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अरसे बाद पाकिस्तान में नौकरी निकली जिस पर कोहराम छिड़ गया। स्टेडियम में हजारों बेरोजगार पहुंचे। भीड़ इतनी थी कि कई तो जमीन पर बैठकर ही इम्तिहान देते नजर आए। तवांग में चीनी सैनिकों की पिटाई के बाद पहली बार रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं। राजनाथ सिंह का यह दौरा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहद अहम है।
दिसंबर को तवांग में भारतीय जवानों ने कुछ इसी तरह चीन के सैनिकों की पिटाई की थी। तवांग में हुई उस घटना के बाद ये पहला मौका है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं। इस दौरान वो LAC से सटे सियांग इलाके में एक पुल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे और देश के 7 राज्यों के सरहदी इलाकों में 22 पुलों का ये उद्घाटन करेंगे। इनमें से 4 पुल ऐसे हैं जो अरुणाचल प्रदेश में LAC से सटे इलाकों में बनाए गए हैं, जबकि 8 पुल पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब है। इन पुलों के अलावा राजनाथ सिंह BRO के 6 रोड प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन करेंगे। पहले पूर्वी लद्दाख और अब अरुणाचल प्रदेश में चीन की PLA सेना से चल रही तनातनी के बीच BRO LAC पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटा है ताकि सेना की आवाजाही आसानी से की जा सके। BRO के मुताबिक 2022 में चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर कुल 103 परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है। अब से कुछ देर बाद सुबह 11 बजे रक्षा मंत्री सियांग इलाके में BRO के एक अहम पुल के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूपी में मदरसों को आधुनिक बनाने की कवायद अब तेज हो गई है। मार्च में मदरसों से जुड़ी बड़ी खबर आने वाली है। मदरसों में चलेंगी प्री प्राइमरी क्लासेस, मदरसों में होगा NCERT जैसा सिलेबस और मदरसों में एक साथ पढ़ाए जाएंगे साइंस, मैथ्स और कंप्यूटर। जी हां, ये नया साल मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए स्पेशल होने जा रहा है। मार्च में यूपी सरकार मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए एक शेड्यूल जारी करने वाली है, जिसमें मदरसों के नए सिलेबस का ब्लूप्रिंट होगा। NCERT का सिलेबस मदरसों में जारी कर दिया है। कंप्यूटर एजुकेशन होगी, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विषय, इसको भी जोड़ा जाएगा। आने वाले दिनों में इसका पूरा सिलेबस बना करके मदरसे के बच्चों को भी शुरू से ही दीनी शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाए। यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह के मुताबिक 8,500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर भी सरकार की नजर है। जो मान्यता लेना चाहते हैं वो मान्यता की शर्तें पूरी करें। जो सारी अहर्ताएं पूरी करते हैं इसके बाद वो मान्यता को अप्लाई करने को उन्होंने मना कर दिया है, तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं तालिबान के एक बड़े नेता ने पाकिस्तान को 1971 वाला हाल करने की धमकी दी है। तालिबान ने पाकिस्तानी फौज को ओपन चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हमसे भिड़े तो 1971 की तरह 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। इस ट्वीट ने पाकिस्तान को जितना शर्मसार किया है उतना ही डर भी भर दिया है। ये ट्वीट है अफगानिस्तान में हुकूमत कर रही तालिबान के नेता अहमद यासिर का। अहमद यासिर ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तानी फौज ने बॉर्डर पर कोई भी एक्शन लिया तो पाकिस्तान का हाल 1971 जैसा होगा। अहमद यासिर ने ट्वीट के साथ वो ऐतिहासिक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल A.A. नियाजी ने भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया था। दरअसल बीते 1 महीने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सरहद पर कई बार फायरिंग हुई है और तहरीक तालिबान के हमलों से थर्राए पाकिस्तान का आरोप है कि TTP के आतंकियों को तालिबान ने शरण दी। पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 इमरजेंसी मीटिंग हो चुकी है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज अफगान बॉर्डर पर कुछ बड़ा करने की फिराक में है। पाकिस्तानी फौज को उसकी हैसियत बताने के लिए तालिबान के नेता ने 1971 की तस्वीर शेयर की। न्यूज में आगे बढ़ते हैं। कहां हुई रूसी सैनिकों पर पिन पॉइंट स्ट्राइक और किसने किया MI-24 से बड़ा हवाई हमला, देखिए इस रिपोर्ट में। 4 रूसी सैनिक रजाई और गद्दे लेकर एक नए ठिकाने की ओर बढ़ रहे हैं। इस बात से बेखबर है कि यूक्रेनी सेना की किलर ब्रिगेड उनको देख रही है। अचानक एक जोर का धमाका हुआ, रूसी सैनिक ब्लास्ट की चपेट में आ गए और उसके बाद सैनिकों की तरह से कोई हलचल नहीं हुई। इस वीडियो को यूक्रेन की मोटराइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड ने शूट किया है और अब देखिए यूक्रेनी एयरफोर्स का एक्शन। यूक्रेन की 18वीं आर्मी एविएशन ब्रिगेड ने रूसी ठिकानों पर MI-24 से जमकर बारूद बरसाए। जंग के मैदान में ड्रोन्स भी यूक्रेन के बड़े काम आ रहे हैं। ये देखिए, बखमुत के जंगलों में एक रूसी सैनिक ने खुद को छिपा कर रखा है, लेकिन आसमानी ड्रोन के कैमरे में ये कैप्चर हो गया। ड्रोन से बम निकला और रूसी सैनिक के बगल में जाकर फट गया। इस हमले में तो रूसी सैनिक बच गया, लेकिन अभी बला टली नहीं है। ड्रोन ने दूसरा बम भी दाग दिया और इस बार निशाना पहले से ज्यादा सटीक था।
न्यूज एंड व्यूज में बात क्रिकेट की। हार्दिक पांड्या कप्तान और सूर्या उप कप्तान। आज है नए साल का पहला इम्तिहान। देखिए इस रिपोर्ट। 2023 में टीम इंडिया का पहला मैच और मिशन क्लीन स्वीप के लिए जिम्मेदारी दी गई है हार्दिक पांड्या को। आज शाम 7 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया एशिया कप चैंपियन श्रीलंका से भिड़ेगी। एक आंकड़ा टीम इंडिया को परेशान करने वाला है और वो ये कि बीते 10 सालों में आज तक सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है जब इंडियन क्रिकेट टीम ने साल का पहला मैच जीता हो। टीम इंडिया की कप्तानी हार्दिक पांड्या के हाथों में है। पांड्या और उनकी टीम को यकीन है कि नए साल के पहले मैच में जीत ही मिलेगी। विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल के फैंस निराश इसलिए होंगे क्योंकि तीनों ही खिलाड़ी इस T20 सीरीज से बाहर हैं, लेकिन टीम में ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी हैं जो अकेले मैच का अंजाम बदल सकते हैं। ये भी फैक्ट है कि भारत के खिलाफ आज तक श्रीलंका ने एक भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं जीती है, लेकिन चुनौती इतनी भी आसान नहीं है। श्रीलंका की टीम में वानिंदु हासरंगास, भानुका राजपक्षे, चरित आसलंका और शानका जैसे T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं जो श्रीलंका के मैच विनर माने जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। किस रिपोर्ट से उड़ गई जिनपिंग की नींद और चीन के अंदर से आया कौन सा नया कोरोना सबूत, इस रिपोर्ट में। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट बताती है कि चीन में अब तक ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.5.2 और BF.7 फैल चुके हैं। पिछले 2 महीने में BQ.1.1 और XBB ओमिक्रॉन वेरिएंट अमेरिका और यूरोप में तेजी से फैल रहे हैं। उधर चीन की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग ने चीन में कोरोना से मचे कोहराम का नया सच बेपर्दा किया है। मौत के जबड़े में फंसा चीन कैसे सिसक रहा है, वायरस ने चीनियों को कितना बेबस बना दिया है। चीन के छल को बेपर्दा करती ये तस्वीरें बेइजिंग के नामचीन अस्पताल से आई है। अस्पताल के कॉरिडोर में लाशों का अंबार लगा है। लाशें इतनी है कि गिनती तक करना मुश्किल है। कमोबेश ऐसा ही डरावना मंजर चीन के ज्यादातर अस्पतालों का है। वायरस चीन में इतनी तेजी से फैल रहा है कि अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। चीन मौत के जबड़े में फंसा है। बेकाबू वायरस की रफ्तार बेलगाम हो चुकी है। आलम यह है कि चंद दिनों के भीतर ही चीन के ज्यादातर शहरों में इन्फेक्शन रेट 60% से ज्यादा हो चुका है। और वहीं पहली बार चीन ने H-6 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स के साथ विध्वंस की बड़ी रिहर्सल की। आखिर चीन किसके लिए परमाणु तैयारी कर रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर H-6 का ये एलिफेंट वॉक इसी का सबूत है। चीन के घातक बॉम्बर कतार में रनवे पर निकले, थोड़ी देर तक एलिफेंट वॉक किया और आसमान की ऊंचाई नापने लगे। अपने इन बॉम्बर से बॉम्ब ड्रॉप करने की प्रैक्टिस के बाद चीन ने दावा किया है कि ये कहीं भी और कभी भी बॉम्ब गिराकर सुरक्षित लौट सकते हैं। इसे अमेरिका और ताइवान के नाम चीन की सीधी धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का दम दिखाने से पहले चीन डोंगफेंग सीरीज की मिसाइल की नुमाइश भी कर चुका है। नए साल के मौके पर दुनिया आतिशबाजी करती है, लेकिन चीन की हनक देखिए। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की रॉकेट फोर्स ने कोरोना से कराहते अपने मुल्क के लोगों को बधाई देने के लिए मिसाइल दागी। अमेरिका के नाम चीन की धमकियों का सिरा समंदर तक जुड़ा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान का वीडियो जारी किया और इसी साल इसका सी ट्रायल शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। वहीं देश के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। लद्दाख में तो कई फीट बर्फ जम चुकी है। हिमाचल से उत्तराखंड तक के हिल स्टेशन भीषण सर्दी का एहसास करा रहे हैं। जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ नजर आती है। लद्दाख के सूखे रेगिस्तान में बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। नया साल लद्दाख के लिए खुश्क बर्फबारी का तोहफा लेकर आया है। लेह से लेकर आसपास के सभी इलाके जबरदस्त बर्फबारी की चपेट में है। कई जगह पारा -20 तक लुढ़क चुका है। इस वक्त जो है -30 डिग्री -30 में चल रहा है इस वक्त टेम्परेचर। अभी हाल ही में 6 इंच यहाँ पर बर्फ पड़ी है। इस तरह का मौसम साफ रहे तो ये तापमान -30 तक भी अगले 1-2 दिन में चलेगा। द्रास और करगिल भी बर्फ की मोटी चादर में सिमट चुके हैं। तो कश्मीर में भी नए साल का आगाज बर्फबारी से हुआ। कश्मीर में 2 हफ्ते पहले ही 40 दिन तक कड़ाके की सर्दी वाला चिल्ला कलां की शुरुआत हो चुकी है। गुलमर्ग और पहलगाम में इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात रही है। हिमाचल में मनाली से धर्मशाला तक मौसम की पहली बर्फबारी ने सैलानियों की मुराद पूरी कर दी है।
दूसरी तरफ लाहौल स्पीति में पारा हाड़ जमाने की हद तक नीचे गिर चुका है। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों पर एक बुजुर्ग महिला ने बड़ा आरोप लगाया है। विवाद इसलिए भी वायरल हो गया है क्योंकि अब 300 कुत्तों के रखरखाव का भी संकट खड़ा हो गया है। ये है प्रतिमा देवी। इन्हें जो भी जानता है वो मानता है कि राजधानी में ये आवारा कुत्तों की मसीहा है, क्योंकि प्रतिमा देवी की झुग्गी 300 आवारा कुत्तों के लिए एक ठिकाना था। लेकिन दिल्ली एमसीडी की वजह से 80 साल की प्रतिमा देवी दिल्ली की ठंड में इस तरह जीने को मजबूर है। प्रतिमा देवी का आरोप है कि एमसीडी कर्मचारियों ने उनकी झुग्गी उजाड़ दी, दुकान तोड़ दी और उनके कुत्तों को जमकर पीटा। दिक्कत बहुत है। मोटाटी एमसीडी वाला आया तो डॉग के तोड़ ताड़ के मोटाटी जिनके रहने सहने के घर पूरा तोड़ दिया और वो लोग तोड़ ताड़ के लिया गई, सब उठा गए। इस हालात में भी प्रतिमा देवी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कुत्तों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। प्रतिमा देवी की आखिरी और इकलौती ख्वाहिश यही है कि वो इसी जगह रहकर आवारा कुत्तों का सहारा बने। यहाँ एक छोटा सा चाय दुकान था और तब से एक एक डॉग आते रहे, उनका पालते रहे, मोटारी पाल रहे, मोटारी खाना खिला रहे। अली बाबा और 40 चोर की कहानी तो आपने सुनी होगी। अब देखिए गोवा में और 40 चोर, वो भी हकीकत में। क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर गोवा में सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं पहुंचते, बल्कि चोरों को भी ये फेस्टिव वीक बहुत पसंद है। गोवा पुलिस ने ऐसे 40 चोरों को पकड़ा है जो सैलानियों के महंगे सामान चुरा लेते थे। नॉर्थ गोवा के कैंगलूट और अंजुना इलाके में क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर म्यूजिक फेस्टिवल और पार्टीज जमकर हुई। सेलिब्रेशन की मस्ती में डूबे लोगों को इन चोरों ने टारगेट किया और 80 से ज्यादा मोबाइल चुरा लिए। पुलिस के मुताबिक बरामद किए गए मोबाइल्स की कीमत 50 लाख रुपए के करीब है। चोरों के इस गैंग में कई लड़कियां भी शामिल हैं। कई चोर तो बाहरी हैं, ये सिर्फ चोरी करने के लिए गोवा आए हुए थे। Almost 80 mobile phones, high-end mobile phones recover here, which will be costing almost about ₹500 crore rupees, और उनसे मोबाइल्स का कार्स का भी रिकवरी है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।